हेलो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आज की हमारी कहानी की तरफ। दर्द से मोहब्बत तक का सफ़र भाग 29। साथ ही अगर कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल ढेर सारी कहानियों को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। रात हो गई थी। आज काव्या ने जल्दी खाना खा लिया था और अभी को भी जल्दी खाना खिलाकर सुला दिया था और फिर वो खुद कुछ फाइल्स लेकर बाहर आकर बैठ जाती है। सामने पहाड़ों पर घरों से आती रोशनी पहाड़ों को और भी खूबसूरत बना रही थी। ठंडी ठंडी हवाएं एक सुकून का एहसास करा रही थी। काव्या बाहर लगी कुर्सी पर आकर बैठ जाती है और अपना काम करने लगती है। अपना काम करते करते काव्या को समय का पता ही नहीं चलता कि तभी राधिका, रिया और देव तीनों भी काव्या के पास आकर बैठ जाती हैं। पर काव्या अपनी फाइल्स में इतना उलझी हुई थी कि उसको पता ही नहीं चलता कि कब वो तीनों उसके पास आकर बैठ गए थे। जब काफी देर तक काव्या उन फाइल्स में भी उलझी रहती है तो राधिका काव्या के हाथ से उसकी फाइल्स छीनकर टेबल पर रखते हुए गुस्से से कहती है, बस करिए महारानी, थोड़ा इधर उधर भी नजरें घुमा लीजिए। अरे राधिका, तू कब आई? काव्या थोड़ा हैरान होते हुए कहती है, तब जब तू अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ इतना बिजी थी कि तुझे कुछ पता ही नहीं है कि कोई इतनी देर से तेरे पास आकर बैठा है। मेरे जाने में सिर्फ 3 दिन ही बचे हैं, पर इन मैडम के पास तो हमारे लिए समय ही नहीं है। तुझे पता है मुंबई से आते हुए कितना कुछ सोच कर आई थी कि तुझसे कितनी सारी बातें करूंगी, पर तेरे पास तो मेरे लिए वक्त ही नहीं है। मैं ही पागल थी जो इतना कुछ सोच कर आई थी। राधिका गुस्से से अपना मुंह फेरते हुए कहती है, अच्छा सॉरी ना यार, मुझे माफ कर दे प्लीज। पर राधिका अभी भी मुंह फेर कर बैठी थी। तो काव्या अपने कान पकड़ते हुए मासूमियत से कहती है, क्या राधिका अपनी काव्या की गलती माफ नहीं करेगी? राधिका तो काव्या को हमेशा माफ कर देती है ना। अच्छा, आज राधिका जो कहेगी काव्या वो मानेगी, ये काव्या का प्रॉमिस है। पक्का? मैं जो जो कहूंगी तो वो मानेगी? राधिका चहकते हुए कहती है, तेरी माफी के लिए तू जो कहेगी मैं वो करूंगी, तू बोल तो एक बार। तो ठीक है, हम आज पूरी रात बैठकर बात करेंगे और तूने प्रॉमिस किया है तो तू मना भी नहीं कर सकती अब। ओके ठीक है, आज की रात तेरे नाम। काव्या हंसते हुए कहती है कि तभी उसकी नज़र अपने ठीक सामने बैठे देव पर पड़ती है जो उसको ही देख रहा था, जिससे अभी तक काव्या का मुस्कुराता हुआ चेहरा कुछ मुरझा जाता है। पर अब वो राधिका से प्रॉमिस कर चुकी थी तो वो वहाँ से जा भी नहीं सकती थी कि तभी रिया बीच में बोल पड़ती है, वाह भाभी, क्या प्लान बनाया है, पहाड़ों की ठंडी ठंडी हवाओं में बैठकर बातें करना। वाओ, आई एम सो एक्साइटेड। पर क्यों ना हम इसमें कुछ चेंजेस कर दें? मेरा मतलब है कि हम सब एक दूसरे से तो हमेशा बातें करते ही हैं, तो क्यों ना आज हम अपने बारे में नहीं बल्कि एक दूसरे के बारे में कुछ बताएं, जिससे हमको ये भी पता चल जाएगा कि हम एक दूसरे के बारे में कितना जानते हैं। क्यों, है ना सुपर्ब आइडिया? हाँ, बात तो तुम्हारी सही है रिया, एक दूसरे के बारे में हम क्या और कितना जानते हैं। गुड आइडिया। तो ठीक है, यही करते हैं, पर शुरुआत मुझसे होगी। सबसे पहले मैं काव्या के बारे में बताऊंगी। राधिका काव्या को गले लगाकर एक्साइटेड होते हुए कहती है कि तभी पीछे से पूजा आते हुए कहती है, अरे अभी तक तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? सोने का इरादा नहीं है क्या आज? पूजा सबको एक साथ बैठा देख हंसते हुए कहती है, बिल्कुल नहीं, और अब तो तुम आ गई हो तो तुमको भी नहीं सोने देंगे, आज हम सिर्फ बातें करेंगे। राधिका पूजा को भी बैठाते हुए कहती है, बिल्कुल, तुम सबको ज्वाइन करके मुझे भी खुशी होगी। पूजा मुस्कुराते हुए कहती है, सब कुछ ना कुछ कह रहे थे पर देव आज बिल्कुल शांत था। अभी तक उसने ना तो कुछ कहा था और ना ही काव्या को कोई ताना मारा था, बस बहुत ध्यान से काव्या को ही देखे जा रहा था, जैसे उसमें कुछ ढूंढ रहा हो। ओके, तो सबसे पहला टर्न मेरा है और मैं आज काव्या के बारे में बहुत सी ऐसी बातें बताऊंगी जो शायद काव्या के बारे में कोई नहीं जानता। मैं काव्या से पहली बार तब मिली थी जब शायद काव्या 12 या 13 साल की थी। तब काव्या अपनी दादी और सलोनी के साथ हमारे पड़ोस में रहने आई थी। प्यारी सी मासूम सी हमारी काव्या। तब तक हम एक दूसरे से इतनी बात भी नहीं करते थे क्योंकि ये ना तो हमसे बात करती थी और ना ही हमारे साथ खेलने आती थी। ये बस अपनी दादी से ही चिपकी रहती थी। इससे तो हमारी दोस्ती तब हुई जब ये हमारे साथ पढ़ने हमारे स्कूल आई। जब ये पहली बार स्कूल आई थी ना, ये ऐसे डर रही थी जैसे इसको वहाँ कोई खा जाएगा।
शुरुआत में तो ये मुझसे और मोहित से भी बात करने में डरती थी, जैसे हम इसको खा जाएंगे। ये सिर्फ एक कोने में बैठी रहती, ये तो चुप रहती थी पर इसके मार्क्स बोलते थे। हमारे स्कूल की टॉपर थी हमारी काव्या। फिर धीरे धीरे ही हमसे घुलने मिलने लगी, हमसे बातें करने लगी, वरना तो हमको लगता था कि ये कहीं गूंगी तो नहीं है। और मोहित तो इसको बात तक इस बात के लिए छेड़ता रहता था। राधिका हंसते हुए कहती है, हाँ तो तुम दोनों को देखकर मुझे डर लगता था। तुमको पता है पूजा, पूरी क्लास में दोनों अपनी दादागिरी चलाते थे, और जब मैं पहले दिन स्कूल गई थी तो दोनों मुझको इस तरह घेर कर खड़े हो गए हो जैसे मैं कोई मुजरिम हूँ और ये दोनों पुलिस। और तो और ये राधिका की बच्ची इतने रोब से मुझसे कहती है, क्या नाम है तुम्हारा? यहाँ अगर अच्छे से रहना है तो हमको गुस्सा मत दिलाना, वरना हम क्या कर सकते हैं तुम नहीं जानती हो। अब कोई इस तरह डराएगा तो मैं तो डरूंगी ही ना। अच्छा, और वो किस्सा, ये इतनी बड़ी डरपोक है ना, एक बार हमारी क्लास के एक लड़के ने इसका लंच इससे छीनकर खा लिया। उस दिन मैं और मोहित किसी वजह से स्कूल नहीं गए थे, और ये मैडम इतनी बड़ी डरपोक, इसने उसे अपना लंच दे भी दिया और उसकी कंप्लेन भी नहीं की। वो तो जब अगले दिन हमको ये पता चला तो हमने जब उसकी कंप्लेन प्रिंसिपल से की, और जब उसको पनिशमेंट मिल रही थी तो उसके साथ साथ ये मैडम भी रो रही थी। ये सुनकर सब हंसने लगते हैं। हाँ, तो एक टिफिन खाने के लिए इन दोनों ने उसको इतनी मार खिलाई थी, तो उसको भी तो दर्द हुआ होगा ना। एक टिफिन ही तो खाया था उसने, काव्या बहुत मासूमियत से कहती है। तो पूजा काव्या के पास आकर उसको गले लगाते हुए कहती है, यार कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है? काव्या सिर्फ मुस्कुरा देती है। अच्छा, मेरा तो हो गया, अब रिया की टर्न। ओके, तो मैं देव के बारे में बताऊंगी। देव के बचपन के बारे में तो ज्यादा कुछ नहीं जानती, क्योंकि मैं खुद देव से अभी 6 साल पहले ही मिली हूँ। पर इन 6 सालों में इतना जरूर जान गई हूँ कि देव बहुत ही सुलझा हुआ और बहुत ही केयरिंग इंसान है। पर अच्छे इंसानों के साथ ही हमेशा बुरा ही होता है। ऐसा ही कुछ मेरे देव के साथ भी हुआ था, जिसने उसको तोड़ दिया था। अब आप सब तो अपने ही हो, तो आप सबसे क्या छुपाना। रिया देव के पास आकर बैठ जाती है और देव का हाथ कसकर पकड़ते हुए कहती है। काव्या देव की तरफ देखती है, जो अब उसकी तरफ ना देखते हुए नीचे जमीन को देख रहा था। काव्या की आंखों में आंसू थे, तो पूजा काव्या का हाथ पकड़कर बैठ जाती है। मैं देव से तब मिली थी जब वो इंसान उसका साथ छोड़ गया था, जिससे देव ने बेइंतहा प्यार किया था। इतना प्यार कि अगर मुझको उस प्यार का 25% भी मिल जाए ना, तो मैं तो उसको कभी अपने आप से दूर ही ना होने दूं। पर वो लड़की शायद प्यार का मतलब समझती ही नहीं थी, जो इतने प्यारे इंसान को छोड़कर चली गई। पर मुझे उस लड़की पर इतना गुस्सा आता है ना कि मैं बता नहीं सकती। कोई कैसे इतने प्यारे इंसान के साथ ऐसा कर सकता है? पक्का उस लड़की के अंदर दिल ही नहीं होगा, तभी तो इतनी आसानी से दिलों के साथ खेल गई। देव ने उसके लिए क्या क्या नहीं किया, हमेशा उसका साथ दिया, उसकी ताकत बनकर खड़ा रहा। पर वो धोखेबाज लड़की उसका ही दिल दुखा गई, जिसने उसको अपनी जान बनाया था। पता नहीं ऐसी लड़कियों में दिल होता भी है या नहीं, या सिर्फ उनको दिलों से खेलना आता है। आज इसके दिल के साथ खेला, कल उसके दिल के साथ खेलो। ऐसी लड़कियां सिर्फ दिलों से खेलना जानती हैं, धोखेबाज कहीं की। सही बताऊं तो मैंने उसके जैसी स्वार्थी लड़की आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखी, कि अपना मतलब पूरा हो गया और निकल गई। पता नहीं ऐसी लड़कियां शीशे में अपना चेहरा देख पाती होंगी भी या नहीं, या सिर्फ धोखेबाजी करना ही इनकी फितरत में होता है कि कुछ दिन प्यार का नाटक करो और फिर जब सामने वाला इंसान आपसे बेइंतहा प्यार करने लगे तो उसको अकेला छोड़ दो। कैसे करती? बस करो रिया, बस करो, अब हमको चलना चाहिए। काफी रात हो गई है, मोहित भी मेरा इंतजार कर रहे होंगे, और कहीं अभी उठ गया तो काव्या को ढूंढेगा। हम चलते हैं। पूजा की आंखें नम थी, वो काव्या को उठाते हुए कहती है। काव्या का चेहरा लाल हो गया था, आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। काव्या बहुत गहरी गहरी सांस ले रही थी। पूजा समझ रही थी कि काव्या का अब यहाँ रुकना ठीक नहीं है। वो काव्या को लेकर अंदर जाने लगती है कि तभी रिया भी खड़ी होकर पीछे से काव्या को आवाज लगाते हुए कहती है, क्या हुआ काव्या, सच सुन नहीं पाई, या अपनी असलियत जानकर बहुत बुरा लग रहा है? ये सुनकर काव्या और पूजा दोनों चौंक जाते हैं, पर पूजा रिया की बात सुनकर भी वहाँ नहीं रुकती और काव्या को अंदर ले जाने लगती है, क्योंकि काव्या की सांस बहुत ज्यादा फूल रही थी। उसको इस वक्त अपने पंप की जरूरत थी कि तभी रिया उनके आगे आकर खड़ी हो जाती है और राधिका और देव भी वहीं आ जाते हैं। क्या हुआ काव्या, सच कड़वा लगा?
पर क्या करे, सच तो यही है। यार तुम इतना नाटक कैसे कर लेती हो? किसी के साथ इतना बुरा करके कोई कैसे इतना अच्छा बनने का नाटक कर सकता है? मतलब तुमको शर्म भी नहीं आती? इतना कुछ हो जाने के बाद भी तुम देव के सामने खड़ी हो। वाह क्या गट्स हैं तुम्हारे। रिया काव्या के चेहरे के सामने ताली बजाते हुए कहती है, मैंने तुमसे ज्यादा अच्छा बनने का नाटक करने वाली लड़की आज तक नहीं देखी। कैसे कर लेती हो इतना कुछ? ये इतनी भोली बनने का नाटक मत करो प्लीज, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ तुम जैसी लड़कियों को, जिनको सिर्फ लोगों के दिलों के साथ खेलना आता है और कुछ नहीं। तुम जैसी लड़कियों को तो बस रिया बस। अब एक और शब्द बोला ना तुमने काव्या के खिलाफ तो मैं क्या कर जाऊंगी मैं खुद नहीं जानती। अब इसके अलावा एक शब्द नहीं। पूजा रिया पर गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है। काव्या की नजरें देव पर थी, पर देव अभी भी नजरें नीची करके खड़ा था। काव्या को अब सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगी थी। काव्या लंबी लंबी सांसें लेने लगती है, जिसको देखकर पूजा घबरा जाती है और उसको कुर्सी पर बैठा देती है। पर काव्या अभी भी सांस नहीं ले पा रही थी। काव्या पंप कहाँ है तुम्हारा? पूजा घबराते हुए कहती है। पर काव्या अभी कुछ भी बताने वाली हालत में नहीं थी। काव्या को सांस लेने में और भी ज्यादा तकलीफ होने लगती है। काव्या का पूरा चेहरा लाल हो गया था। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। काव्या की ये हालत देखकर पूजा घबरा जाती है और मोहित को जोर से आवाज लगाते हुए कहती है, मोहित मोहित जल्दी आओ, मोहित जल्दी आओ। पूजा अपनी पूरी ताकत लगाकर चीखते हुए कहती है। पूजा की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। पूजा की आवाज सुनकर मोहित दौड़ता हुआ बाहर आता है, पर काव्या को इस तरह देखकर डर जाता है और घबराते हुए कहता है, पूजा इसका इनहेलर कहाँ है? वो सब छोड़ो मोहित, हमको जल्दी से काव्या को हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। काव्या को बहुत तकलीफ हो रही है। मोहित प्लीज जल्दी चलो, तुम काव्या को जल्दी से लेकर आओ, मैं जल्दी से गाड़ी निकालता हूँ। पूजा जल्दी से अंदर की ओर चाबी लेने के लिए भागती है और मोहित काव्या को गोद में उठाकर गाड़ी की तरफ भागता है। पूजा जल्दी से चाबी लेकर बाहर आती है तो वो तीनों अभी भी वैसे ही खड़े थे। तो पूजा उनके पास आकर अपनी आंखों से गिरते आंसुओं को रोकते हुए कहती है, आज आप लोगों ने अच्छा नहीं किया। अगर काव्या को कुछ हो गया ना तो आप सब खुद अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। इतना कहकर पूजा गाड़ी की तरफ भागते हुए चली जाती है। देव की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वो वही जमीन पर बैठ जाता है। राधिका भी गुमसुम सी वहीं खड़ी थी। रिया की आंखें भी नम थी। देव को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो गया। राधिका, ये हमने क्या कर दिया? जिसको तकलीफ से बचाना चाहते थे आज उसको ही इतनी तकलीफ दे दी। मैं तो अब काव्या से नजरें मिलाने लायक भी नहीं रहा। वो मुझे इतनी आस से देख रही थी कि मैं कुछ कहूँगा, पर मैंने कुछ नहीं किया। देव के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, पर आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे। कुछ नहीं किया मैंने। देव जोर से चीखते हुए अपना हाथ दीवार पर मारते हुए कहता है। देव के हाथ से खून निकलने लगता है। देव के हाथ से खून निकलता हुआ देख रिया घबराते हुए देव का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहती है, देव क्या किया ये? और तुम्हारे खुद को चोट पहुंचाने से काव्या की तकलीफ कम हो जाएंगी क्या? नहीं ना, खुद को संभालो देव। कैसे संभालू रिया? तुमने देखा नहीं काव्या को कितनी तकलीफ हो रही थी और उसका कारण मैं था। तो तुम ही बताओ कैसे संभालू खुद को? बोलो ना रिया, कैसे संभालू खुद को? देव चीखते हुए फिर से अपना हाथ दीवार पर मारते हुए कहता है, बस करो देव, मैं समझ सकती हूँ काव्या को इस तरह देखकर तुमको बहुत तकलीफ हुई है, पर क्या तुम्हारे ऐसा करने से काव्या ठीक हो जाएगी? नहीं ना, बल्कि अभी तो तुमको उसका साथ देना चाहिए। रिया देव को समझाते हुए कहती है, मोहित अब हमको काव्या से कभी मिलने नहीं देगा। वो अब कभी हमको उससे मिलने नहीं देगा। अब तक चुपचाप खड़ी राधिका अपने चेहरे पर बिना कोई भाव लिए कहती है, ऐसा मत कहो राधिका, मैं मोहित से माफी मांग लूंगा, उसको सब बता दूंगा कि ये सब सिर्फ नाटक था। तब तो वो मुझे काव्या से मिलने देगा ना। तुम उसको बताओगी ना राधिका कि ये सब हम सिर्फ सच जानने के लिए कर रहे थे। हमारा मकसद काव्या को तकलीफ पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं था। तुम बोलोगी ना मोहित से राधिका? बोलो ना राधिका, बोलो ना। और मैं तो ये सब करना चाहता भी नहीं था। तुम बताओगी ना मोहित को राधिका? देव राधिका के पास जाकर कहता है, पर राधिका कुछ नहीं कहती। वो वैसे ही गुमसुम सी खड़ी थी। बोलो ना राधिका, कुछ तो बोलो। देव राधिका के कंधे पकड़कर उसको झंझोड़ते हुए कहता है, भाभी को छोड़ो देव, पागल हो गई हो क्या? जैसे तुमको तकलीफ हो रही है उतनी ही तकलीफ उनको भी हो रही है, और तुम्हारे ऐसा करने से मोहित मान जाएगा क्या?
देखो देव, शांत हो जाओ। हम सब मिलकर मोहित से बात करेंगे, उसको समझाएंगे कि ये सब हम सिर्फ सच्चाई जानने के लिए कर रहे थे और ये सिर्फ नाटक था। और देखना, वो समझ भी जाएगा। और अगर मोहित नहीं समझता तो हम काव्या से बात करेंगे, वो पक्का हमारी बात समझेगी। रिया देव का हाथ अपने हाथ में लेकर उसको समझाते हुए कहती है। देव की आंखों में आंसू थे। वो पक्का हमारी बात समझेगी ना रिया? देव नम आंखों से कहता है। हाँ, वो हमारी बात जरूर समझेगी देव। रिया देव को तसल्ली देते हुए कहती है। रिया राधिका को बरामदे में लगी कुर्सी पर बैठा देती है। रिया देव को भी बैठने को कहती है, पर देव मना कर देता है और वहीं दीवार से पीठ लगाकर काव्या के आने का इंतजार करने लगता है। लगभग 2 घंटे हो गए थे, पर मोहित अभी तक काव्या को लेकर नहीं आया था। जैसे जैसे समय बीत रहा था, वैसे वैसे देव की चिंता भी बढ़ती जा रही थी। वो कई बार गेट से बाहर भी देख आया था, पर दूर दूर तक मोहित की गाड़ी का कोई नामो निशान नहीं था। कि तभी कुछ देर में मोहित और पूजा काव्या को लेकर घर आ जाते हैं। मोहित काव्या को आराम से गाड़ी से नीचे उतारता है और पूजा के साथ उसको लेकर अंदर की ओर आने लगता है। कि तभी देव, राधिका और रिया काव्या की तरफ दौड़ते हुए आते हैं, तो मोहित उनको हाथ का इशारा करते हुए वहीं रोक देता है। उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। वो उन तीनों को वहीं रोककर काव्या को अंदर ले जाने लगता है। काव्या तो बस बेजान सी चली जा रही थी। मोहित और पूजा काव्या को उसके रूम में ले जाकर सुला देते हैं और दवाओं की वजह से उसको नींद भी तुरंत आ जाती है। मोहित और पूजा उसके कमरे से बाहर आ जाते हैं, तो रिया, राधिका और देव तीनों उनको बाहर ही खड़े मिलते हैं। मोहित को देखते ही राधिका जल्दी से उसके पास आकर कहती है, मोहित, काव्या कैसी है और तूने हमको उससे मिलने क्यों नहीं दिया? क्यों, अभी और कुछ कहना बाकी रह गया था क्या? मौत के मुंह तक तो तुमने उसको भेज ही दिया था, अब क्या उसकी जान लेकर भी मानोगे तुम सब? मोहित राधिका पर चिल्लाते हुए कहता है, और तू तो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी ना राधिका, मुझसे ज्यादा तो तू उसको समझती थी। फिर आज क्या हुआ जब उसको धोखेबाज, पत्थर दिल और ना जाने क्या क्या कहा जा रहा था? तब क्यों तेरी हमदर्दी नहीं जागी? तब तो तू भी इन सबका साथ दे रही थी। अरे तेरे लिए तो वो इस देव की नफरत भी सहने को तैयार हो गई थी कि तुझे और तेरे बच्चे को कोई तकलीफ ना हो, और आज तूने ही उसको तकलीफ पहुंचा दी। वाह वाह, क्या बात है, मोहित ताली बजाते हुए कहता है। तो राधिका अपना सिर झुका लेती है। और रिया, तुम तो काव्या से दोस्ती करने आई थी ना? दोस्ती में लोग ऐसा करते हैं जो आज तुमने किया? अरे ऐसा तो कोई जानवर के साथ भी नहीं करता, जैसा सुलूक तुमने आज काव्या के साथ किया है। जबकि पूजा तो तुमको रोक भी रही थी कि चुप हो जाओ रिया, चुप हो जाओ, पर नहीं, तुमको तो अपने होने वाले पति का बदला जो लेना था, जिसके आगे तुमको उसकी तकलीफ भी नहीं दिखी। मोहित रिया के पास आकर कहता है। रिया की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। फिर मोहित देव के पास आता है। तो देव, आज तो तुम बहुत खुश हो गए ना? जो चाहते थे वो तुमको मिल गया। काव्या से बदला लेना चाहते थे ना, उसको तकलीफ पहुंचाना चाहते थे, तो आज तो काव्या को अपनी सांसों के लिए लड़ते देखकर तुम्हारे दिल को सुकून मिल गया होगा। और अगर नहीं मिला है तो जाकर उसका गला ही दबा दो। और ऐसा करने से आज तुमको मैं नहीं रोकूंगा, क्योंकि रोज रोज तिल तिल कर उसको मरते हुए देखने से तो अच्छा है एक झटके में ही खेल खत्म। जाओ देव, आज तुमको कोई नहीं रोकेगा। और अभी तो वो नींद में है, तो ज्यादा तड़पेगी भी नहीं वो। एक झटके में ही तुम्हारी सारी तकलीफें खत्म, क्योंकि तुमको तो बहुत से दर्द दिए हैं ना उसने, तो ले लो आज उसका बदला। जाओ देव, अब जाते क्यों नहीं हो? मोहित चीखते हुए कहता है। देव अपना मुंह नीचे किए हुए खड़ा था। क्या हुआ, हिम्मत नहीं हो रही है? तुमको पता है देव, मैं राधिका की शादी के बाद जब काव्या से मिला था ना, तो मैंने इसको कहा था कि अगर तुझे कोई भी परेशानी हो तो मुझे बताना, मैं हमेशा तेरे साथ खड़ा रहूंगा। तब तुमको पता है मुझे काव्या ने क्या कहा था? उसने मुझसे कहा, मोहित, मेरा ख्याल रखने के लिए अब मेरे पास मेरे देव हैं, जो मुझे कभी भी कोई तकलीफ नहीं पहुंचने देंगे। उसने इतने विश्वास के साथ कहा था कि मुझे भी उसकी बातों पर भरोसा हो गया था कि तुम उसके साथ हो। तुम उससे प्यार करते थे ना देव, उस पर विश्वास भी करते थे। तो जो लड़की कुछ देर पहले तक तुम्हारा ख्याल रख रही थी, तुम्हारे बीच सब कुछ ठीक था, तो ऐसा क्या हुआ जो सिर्फ एक लेटर देकर वो अचानक वहां से चली गई? कभी सोचा तुमने? और तुम तो ये भी अच्छे से जानते हो कि वो अपनी तकलीफ कभी जाहिर नहीं करती, तो ऐसा क्या हुआ जो वो अचानक तुमको छोड़कर चली गई? सोचा कभी तुमने इस बारे में? अरे कैसे सोचते, तुमको तो अपने दर्द का हिसाब लेना था उससे। तुमको तकलीफ जो हुई थी, तुमको तो उससे बदला लेना था, अपने दर्द का, अपनी तकलीफों का, वरना प्यार तो उसने भी खोया था अपना।
तकलीफ तो उसको भी उतनी ही हुई होगी ना। कभी सोचा तुमने? और तुमको तो सहारा देने के लिए रिया का साथ मिल गया था ना, तो क्यों कर रहे थे तुम ऐसा? सिर्फ अपनी ईगो सेटिस्फाइड करने के लिए कि काव्या ने तुमको कैसे छोड़ दिया। और जब तुमने काव्या को यहाँ खुश देखा तो तुमसे रहा नहीं गया कि मुझे छोड़कर काव्या किस तरह से खुश रह सकती है, और तुम पहुँच गए यहाँ। क्यों, सही कहा ना मैंने मिस्टर देव मल्होत्रा? ओह सॉरी डीएम सर, मैंने तुमको उस दिन भी कहा था कि काव्या को तकलीफ मत पहुंचाना, क्योंकि जब तुमको सच्चाई पता चलेगी तो तुम खुद से नजरें नहीं मिला पाओगे। फिर मोहित थोड़ा रुकते हुए कहता है, तुमको सच्चाई जानने का बहुत शौक है ना, तो मैं तुमको सच्चाई बताता हूँ। मोहित गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, पर पूजा मोहित को रोकते हुए कहती है, मोहित कुछ भी बताने से पहले एक बार और सोच लो। कहीं नहीं पूजा, आज सच्चाई सामने आने दो, क्योंकि मैं अब काव्या को और इस हाल में नहीं देख सकता। तुमने आज काव्या की हालत देखी थी ना, किस तरह तड़प रही थी वो। और जब तक इनको सच्चाई पता नहीं चल जाती तब तक ये काव्या को इस तरह ही परेशान करते रहेंगे। और अब मैं उसकी ये हालत नहीं देख सकता, क्योंकि इनके लिए काव्या की जान से ज्यादा वो सच्चाई जानना जो जरूरी है। और एक ना एक दिन तो सच्चाई सामने आनी ही थी, तो वो दिन आज ही सही। फिर मोहित देव की तरफ देखता है तो देव मोहित को ही देख रहा था। तुमको सच्चाई जाननी थी ना देव, हिम्मत है ना तुम्हें सच्चाई जानने की? सच्चाई जानने के बाद कहीं खुद से भी नफरत करने मत लग जाना। देव का दिल जोरों से धड़क रहा था। तो सुनो, काव्या ने मुंबई तुम्हारे लिए छोड़ी थी, जिससे तुम और तुम्हारा परिवार चैन से जी सके। तुमको और तुम्हारे परिवार को उस रतन सिंह से बचाने के लिए वो अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ आ गई, क्योंकि उस रतन सिंह ने काव्या को धमकी दी थी कि अगर उसका नाम तुम्हारे नाम से जुड़ा तो वो तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर देगा, छीन लेगा तुमसे तुम्हारा सब कुछ। ये सुनते ही तीनों चौंक जाते हैं कि तभी रिया मोहित की बात बीच में काटते हुए कहती है, तो मोहित, काव्या ने देव को उसी समय सब कुछ क्यों नहीं बताया? अगर वो उसी वक्त देव को सब कुछ बता देती तो ये नौबत ही नहीं आती। हाँ रिया, ठीक कह रही हो, वो देव को ना सही पर मुझे तो सब सच बता सकती थी। राधिका भी रिया की बात पर हामी भरते हुए कहती है। रिया और राधिका की बात सुनकर मोहित थोड़ी देर चुप हो जाता है। फिर रिया के पास आकर कहता है, रिया, तुम पढ़ी लिखी एक समझदार लड़की हो, अच्छा बुरा भी सब समझती होगी, तो तुमसे एक सवाल कर सकता हूँ? हाँ पूछ सकते हो, रिया थोड़ा हैरान होते हुए कहती है। एक 12 साल की लड़की है जो अपने मम्मी पापा बहन और दादी के साथ खुशी खुशी रहती है कि तभी एक दिन उसकी दादी और उसकी बहन घर पर नहीं थे, सिर्फ वो लड़की और उसके माँ पापा ही घर पर थे। सब आराम से बैठे बातें कर रहे थे कि तभी उनका ही एक रिश्तेदार जो उस लड़की के ताऊजी थे उनके घर आता है, और आते ही उस लड़की के पापा के साथ बहस करने लगता है, और धीरे धीरे वो बहस लड़ाई में बदल जाती है। वो लड़की डरकर अपनी माँ के पीछे छिप जाती है कि तभी वो आदमी अपनी जेब से चाकू निकालता है और गुस्से से उसके पापा पर ताबड़तोड़ वार करने लगता है। वो इतने वार करता है कि उनका पहना हुआ सफेद कुर्ता खून से लाल हो जाता है। ये देखकर उस लड़की की मम्मी अपने पति को बचाने के लिए भागते हुए आती है, तो वो आदमी उन पर भी ताबड़तोड़ वार करने लगता है। दोनों वहीं खून से लथपथ होकर गिर जाते हैं। उनको इतनी बेरहमी से मारा गया था कि वो अपना दम तोड़ चुके थे, और वो लड़की बुत सी बनी वहीं खड़ी थी कि तभी उस आदमी के कदम उसकी ओर बढ़ने लगते हैं, और वो भी धीरे धीरे पीछे होने लगती है, पर वहीं पर लड़खड़ाकर गिर जाती है कि तभी वो आदमी हंसते हुए उस खून से लथपथ चाकू को, जिससे उसने अभी अभी उसके ही माँ पापा को मारा था, उस पर लगे खून को उसके ही कपड़ों पर साफ करते हुए अपने खून से सने हाथों से उसके गाल को थपथपाकर हंसते हुए वहां से चला जाता है। वो लड़की डर के कारण बुरी तरह कांप रही थी। वो अपने माँ पापा की लाश के पास जाना चाहती थी, पर अपने कांपते पैरों से उनके पास जा पाना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। वो चिल्लाना चाहती थी, पर उसके गले से आवाज निकल ही नहीं रही थी। पूरा बरामदा खून से सना हुआ था। दीवारों पर चारों ओर सिर्फ खून के छींटे थे। जिस घर को उसके पापा ने अपने खून पसीने से बनाया था, आज वो घर उनके ही खून से सना था। जिनका वो लड़की खून थी, आज वो उनके ही खून से सनी हुई बैठी थी। और बस बस स्टॉप इट, अब और नहीं सुन सकती मैं, प्लीज शांत हो जाओ मोहित प्लीज, रिया चीखते हुए कहती है। उसकी आंखों से आंसू बह जा रहे थे। मोहित एक फीकी सी हंसी हंसते हुए कहता है, बस सुनकर ही डर गई? तो उसका सोचो जिसने ये सब कुछ अपने सामने देखा होगा, उसका कि
तभी देव मोहित के सामने आकर मोहित के कंधों को पकड़कर भर्राए हुए गले से कहता है, वो लड़की कौन थी मोहित? काव्या। इतना सुनते ही देव के कदम लड़खड़ा जाते हैं और वो पास ही लगे सोफे पर बैठ जाता है। उस लड़की का नाम काव्या जानकर राधिका और रिया भी चौंक जाते हैं, क्योंकि ये बात तो काव्या ने आज तक राधिका को भी नहीं बताई थी। तो झूठ बोल रहा है ना मोहित, क्योंकि काव्या ने मुझे ऐसा कभी कुछ नहीं बताया था। उसने तो सिर्फ इतना ही बताया था कि उसके माँ पापा का एक्सीडेंट हुआ था। तो तू झूठ क्यों बोल रहा है मोहित? राधिका मोहित के पास आकर कहती है, पर मोहित की आंखों से भी सिर्फ आंसू बह रहे थे। राधिका मोहित के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती है। ये काव्या किस मिट्टी की बनी है मोहित? इतना सब कुछ अपने अंदर रखते हुए भी कैसे हंस लेती है? उसके साथ इतना कुछ हुआ पर उसने कभी हमें कुछ पता ही नहीं लगने दिया और हम अभी तक उसको ही दोषी समझते रहे, और आज तो मैंने भी उसको इतनी तकलीफ पहुंचा दी। मोहित शांत हो जा राधिका, और तू यहाँ बैठ और पहले रोना बंद कर और ले पानी पी। तेरा यूं रोना तेरे बच्चे के लिए अच्छा नहीं है राधिका। मोहित राधिका को बैठाकर पानी पिलाते हुए कहता है। पूजा को राधिका का ख्याल रखने को बोलकर मोहित देव के पास जाकर उसके बगल में बैठते हुए कहता है, देव, तुम्हारे माँ पापा में वो अपने माँ पापा को देखने लगी थी और उस रतन सिंह ने उसको इस तरह से सब कुछ कहा कि उसको वो दर्द जो शायद उसने अपने दिल में कहीं छुपा रखा था वो फिर से बाहर आ गया। उसने पहले भी अपनी माँ को खोया था, अब फिर वो सदमा बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं थी उसमें। तुमको पता है, जब वो यहाँ आई थी ना, बिल्कुल टूटी हुई थी, ना कुछ बोलती थी ना कुछ बताती थी। मुझे तो राधिका से सब पता चल गया था, तब मुझे भी उस पर बहुत गुस्सा आया था, बहुत लड़ा भी था मैं उससे, पर काव्या बिल्कुल शांत थी। तब मैंने उसको दोबारा मुंबई लाने का फैसला भी लिया था। मैंने उसके आगे मुंबई जाने का सिर्फ नाम लिया था, वो डर के मारे कांपने लग गई थी। मना करने के लिए शब्द ही नहीं निकल रहे थे उसके मुंह से। काव्या को ऐसे में पहली बार देख रहा था। इतना डर मैंने काव्या की आंखों में नहीं देखा था जितना मैंने उस दिन देखा था, पर फिर भी उसने मुझे कुछ नहीं बताया। खुद ही रातों को उठकर छोड़ दो मत मारो कहकर चीखने लगती। इतना कहते हुए मोहित का गला भर जाता है, पर मोहित खुद को संभालते हुए फिर बोलना शुरू करता है। उसकी वो चीखें आज भी मेरे और पूजा के कानों में गूंजती हैं। पर काव्या ने हमको कुछ नहीं बताया और फिर हमने भी उससे कुछ भी पूछना छोड़ दिया। धीरे धीरे वो संभलने लगी थी, पर उसका वो डर अभी भी उसमें था। अस्थमा वाली दिक्कत भी उसको तभी से शुरू हुई कि तभी एक रोज काव्या को बहुत तेज बुखार आया था, वो भी इतना तेज कि काव्या के सिर पर चढ़ गया था। पूजा उसके सिर पर ठंडे पानी की पट्टी रख रही थी कि तभी वो कुछ अजीब सा बोलने लगी, मत मारो, छोड़ दो माँ पापा को, मत मारो चाकू से, और भी बहुत कुछ। उस दिन तो हमको कुछ समझ नहीं आया, पर अब मैंने ठान लिया था कि मैं सच्चाई जान कर रहूंगा और वो सिर्फ काव्या ही बता सकती थी। पर जब काव्या पर मैंने बहुत जोर दिया, बहुत समझाया, बहुत मुश्किल से वो हमको सब कुछ बताने के लिए तैयार हुई। देव, मैंने इन 7 सालों की पूरी सच्चाई तुम्हारे सामने रख दी है और अब मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ कि काव्या को बख्श दो, उसको उसके हाल पर छोड़ दो, प्लीज मत दो उसको इतनी तकलीफ। अब तो तुम रिया के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हो, तो प्लीज काव्या का पीछा छोड़ दो और चले जाओ यहाँ से। तुम भी खुश रहो और उसको भी खुश रहने दो देव, प्लीज। मोहित देव के सामने हाथ जोड़ते हुए कहता है। तो देव हैरानी से मोहित को देखने लगता है। और काव्या, वो देव के बिना खुश रह लेगी? राधिका पीछे से मोहित के पास आते हुए कहती है। तो तू क्या चाहती है राधिका, कि काव्या दोबारा देव के साथ चली जाए? तू समझने की कोशिश कर, अब हालात पहले जैसे नहीं है राधिका। अब देव पर किसी और का हक है। देव की रिया के साथ सगाई हो चुकी है, और अगर मैं कहूँ कि ये सब एक नाटक था तो मतलब? हाँ मोहित, ये सब सिर्फ एक नाटक था। रिया और देव की कोई सगाई नहीं हुई है, ये तो बस सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। तुझे याद है मैंने जब काव्या को बताया था कि देव की सगाई हो गई है, वो एक झूठ था, और तब तक तो इन दोनों को भी इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। मैंने ये सब काव्या को इसीलिए बोला था जिससे क्या पता काव्या वापस मुंबई आ जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। फिर मैंने तुझको भी बताया था, ये सोचकर कि क्या पता ये सुनकर तू काव्या को मुंबई जाने के लिए मना ले, पर तब मुझे ये नहीं पता था कि तू काव्या के मुंबई छोड़ने की सच्चाई जानता है। फिर देव यहाँ काव्या से मिला, उसके बाद देव मेरे पास आया और मुझे यहाँ जो जो भी हुआ सब बताया, और काव्या की वापस करी हुई वो रिंग भी दिखाई। तब रिया भी मेरे साथ थी। तब हमने मिलकर ये प्लान बनाया किससे जान सके कि काव्या ने ये सब क्यों किया, मगर हमको नहीं पता था
कि काव्या का एक इतना भयानक पास्ट भी है। हाँ मोहित, देव की इसमें कोई गलती नहीं है। ये तो हमेशा से ही इन सब के लिए मना कर रहा था। इन दिनों जितना काव्या तड़पी है ना, उतना ही देव भी तड़पा है। मोहित, ये सुनकर मोहित और पूजा दोनों चौंक जाते हैं। पर मोहित बिना कुछ कहे अंदर चला जाता है और पूजा भी उसी के साथ उसके पीछे पीछे चली जाती है। देव अभी भी सिर झुकाए बैठा था। राधिका देव के कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, सब ठीक होगा देव, तुम चिंता मत करो। पर देव जैसे ही अपना चेहरा उठाता है तो देव को देखकर राधिका और रिया दोनों डर जाती हैं, क्योंकि देव का चेहरा पूरी तरह लाल हो रखा था। आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। पर देव अपने आंसू पोंछते हुए रिया से कहता है, रिया तुम राधिका को उसके रूम में ले जाओ, बहुत रात हो गई है और इस हालत में राधिका का इतनी देर तक जागना ठीक नहीं है। आज तुम राधिका के साथ ही सो जाना, क्योंकि विनोद भी आज यहाँ नहीं है। जाओ तुम दोनों आराम करो, मैं ठीक हूँ। इतना कहकर देव उठकर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर में पूजा काव्या को देखने काव्या के रूम में आती है तो पूजा को देव काव्या के रूम के दरवाजे पर सिर लगाए खड़ा दिखता है। तो पूजा देव के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, क्या हुआ देव, अंदर नहीं जाओगे? देव की आंखों में आंसू थे। वो जल्दी से अपने आंसू पोंछते हुए कहता है, अरे पूजा तुम कब आई? मैं बस यहाँ से जा ही रहा था। देव वहाँ से जाने लगता है तो पूजा उसका हाथ पकड़कर उसको रोकते हुए कहती है, मुझे पता है देव, आप मोहित की बातों से बहुत हर्ट हुए हो, पर वो तब सच्चाई नहीं जानते थे देव। वो दिल के बुरे नहीं हैं, बस काव्या को तकलीफ में नहीं देख सकते। उन्होंने कभी अभी और काव्या में कोई फर्क नहीं किया और उन्होंने जो भी कहा गुस्से में कहा, वरना इन 7 सालों में जितना उन्होंने आपको और काव्या को मिलाने के बारे में सोचा है ना, इतना तो शायद किसी ने ना सोचा हो। फिर पूजा देव का हाथ पकड़कर उसको अंदर लाकर काव्या के पास बैठाते हुए कहती है, ये आपकी ही अमानत है देव, और अब आपको ही काव्या का ध्यान रखना है। आज आप यहीं रुकिए काव्या के पास, मैं अभी को अपने साथ ले जाती हूँ, क्योंकि अगर ये बीच में उठ गया तो काव्या को परेशान करेगा। आप काव्या का ध्यान रखना, मैं चलती हूँ। पूजा अभी को गोदी में उठाकर अपने साथ लेकर चली जाती है। अब कमरे में सिर्फ देव और काव्या थे। देव तो बस एक टक अपनी भीगी आंखों से काव्या को देख रहा था। फिर देव काव्या का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहता है, मुझे माफ कर पाओगे काव्या? मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है ना, प्लीज अपने देव को माफ कर देना काव्या। मेरे लिए तुम मुझसे दूर हो गई और मैं तुमको समझ ही नहीं पाया। तुमको खुश रखने का वादा तो कर दिया, पर पहले तुम्हारे दुखों को ही नहीं जान पाया। तुमने तो अपने सारे वचन निभाए, मैं ही तुमको नहीं समझ पाया। मुझे माफ कर देना काव्या, प्लीज मुझे माफ कर देना। देव काव्या का हाथ पकड़कर फूट फूट कर रोने लगता है, पर फिर अपने आंसू पोंछते हुए कहता है, पर अब तुमको खुशियां देने से पहले तुम्हारे सारे दुखों को तुमसे दूर करना है। अपनी रानी साहिबा की वही पुरानी हंसी उनको वापस दूंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। इतना कहकर देव काव्या का माथा चूम लेता है। आई लव यू रानी साहिबा, बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, क्योंकि जैसे ही तुम ठीक होगी वैसे ही किसी और का बुरा समय शुरू हो जाएगा। ये कहते देव की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। आज की कहानी यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी की कहानी आपको मिलेगी भाग नंबर 30 में। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहें और ऐसे ही प्यार बनाए रखें। धन्यवाद।